Bismillahirrahmanirrahim. I am Hamza Numan, Subject Specialist in Biology at Divisional Public School and College, Sahiwal. I welcome you to DPS Digital Classes. I will teach you Biology Class 9. Today's lesson will be from chapter number 3, Biodiversity, and the contents include conservation of biodiversity, impact of human being on biodiversity, deforestation and overhunting. Learning objectives. By the end of lesson, you will be able to explain about conservation of diversity, to explain impact of human being on biodiversity, to know about deforestation and to know about overhunting. सबसे पहले हम बात करेंगे कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी की। आपको पता होना चाहिए कि कंजर्वेशन और बायोडाइवर्सिटी का मतलब क्या है। बायोडाइवर्सिटी के बारे में आप पहले पढ़ चुके हैं कि वैरायटी ऑफ लाइफ। कंजर्वेशन का मतलब होता है टू प्रोटेक्ट, टू सेव, यानी जो वैरायटी ऑफ लाइफ इस अर्थ पे किसी एक इकोसिस्टम के अंदर हासिल पे प्रेजेंट है उसे आप किसी तरह से सेव करें, प्रोटेक्ट करें फ्रॉम एनवायरमेंटल डैमेज, तो उसे आप कहेंगे कंजर्वेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी। ड्यूरिंग द लास्ट सेंचुरी लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हैज़ बीन इंक्रीजिंगली ऑब्जर्व्ड। बताया जा रहा है कि लास्ट सेंचुरी के अंदर बायोडाइवर्सिटी के अंदर काफ़ी ज़्यादा जो लॉस है वो देखने में आया है, काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी जो है वो कम हो चुकी है। इन द मॉडर्न इरा ड्यू टू ह्यूमन एक्शंस स्पीशीज एंड इकोसिस्टम्स आर थ्रेटन्ड विद डिस्ट्रक्शन। अब बताया जा रहा है कि जो नया ज़माना है उसके अंदर ह्यूमन एक्शंस की वजह से स्पीशीज़ और इकोसिस्टम्स को काफ़ी ज़्यादा खतरा है। टू एन एक्सटेंट रेयरली सीन इन अर्थ हिस्ट्री, और ह्यूमन एक्शंस की वजह से स्पीशीज और इकोसिस्टम को जो खतरा लाक है वो इतना ज़्यादा है कि जो इस ज़मीन की हिस्ट्री के अंदर पहले कभी ऑब्जर्व नहीं किया गया। अब हम बात करते हैं एक्सटिंक्ट स्पीशीज की। अ स्पीशीज दैट नो लॉन्गर लिव्स इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड एक्सटिंक्ट इन दैट इकोसिस्टम। आपको पता है कि हर इकोसिस्टम के अंदर पर्टिकुलर टाइप ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट होती हैं। अगर एक इकोसिस्टम के अंदर से एक स्पीशीज़ बिल्कुल ख़त्म हो जाए, यानी उस स्पीशीज़ का कोई एक मेंबर भी वहाँ पे प्रेजेंट ना हो, सब के सब ख़त्म हो जाएं, तो उस स्पीशीज़ को हम कहेंगे एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। A species is called extinct when there is no doubt that the last individual of that species has died in that ecosystem। यानी आपको श्योरिटी हो कि उस स्पीशीज़ का आखिरी जानदार भी उस इकोसिस्टम के अंदर प्रेजेंट ना हो, वो मर गया हो, यानी वो सारी की सारी स्पीशीज़ ख़त्म हो चुकी हो, उसे आप कहेंगे एक्सटिंक्ट स्पीशीज़। अब हम बात करते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज़ की। A species is called endangered when it is at risk of extinction in near future। अगर किसी एक इकोसिस्टम के अंदर पाई जाने वाली स्पीशीज़ को ख़तरा हो कि वो फ्यूचर के अंदर एक्सटिंक्ट हो जाएंगे तो उन्हें आप कहेंगे एंडेंजर्ड स्पीशीज़। ऐसी स्पीशीज़ जिनको ख़तरा है कि वो फ्यूचर के अंदर एक्सटिंक्ट हो जाए उन्हें आप कहते हैं एंडेंजर्ड स्पीशीज़। अब हम बात करते हैं इफ़ेक्ट्स ऑफ एक्सटिंक्शन, कि अगर कोई स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो जाए तो उसका बायोडाइवर्सिटी पे क्या इफ़ेक्ट होगा। When species of an ecosystem become extinct, the stability of ecosystem is harmed। जब भी किसी एक इकोसिस्टम के अंदर कोई स्पीशी एक्सटिंक्ट होती है तो उसका ओवरऑल इफेक्ट उस इकोसिस्टम के ऊपर आता है, क्योंकि जो बायोडाइवर्सिटी का आपस में रिलेशनशिप होता है प्रेडेशन प्रे लाइक, उसमें स्टेबिलिटी नहीं रहती और कुछ ऑर्गेनिजम्स नंबर में बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, कुछ बहुत ज़्यादा कम हो जाते हैं, यानी उस इकोसिस्टम में स्टेबिलिटी नहीं रहती किसी एक खास स्पीशीज़ के एक्सटिंक्ट हो जाने की वजह से। Biologist warns that ecosystem would collapse if biodiversity continues to be reduced at the same time। Biologist ये वार्न कर रहे हैं कि अगर हमने ग्लोबल इकोसिस्टम को मैनेज नहीं किया, स्पीशीज़ को कंजर्व नहीं किया, तो उसके रिजल्ट में काफ़ी ज़्यादा बायोडाइवर्सिटी के कम हो जाने का खतरा है। और अगर बायोडाइवर्सिटी काफ़ी हद तक कम हो जाएगी तो उसका अल्टीमेट इफ़ेक्ट इकोसिस्टम के ऊपर ही आएगा। अब हम बात करते हैं कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स की जो कि पाकिस्तान के अंदर एंडेंजर्ड या एक्सटिंक्ट हो चुके हैं। मैनी प्लांट्स एंड एनिमल स्पीशीज हैव गॉन एक्सटिंक्ट इन पाकिस्तान। एग्जांपल्स ऑफ एंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट एनिमल्स आर लायन, टाइगर, एशियाटिक चीता, Indian one-horned rhinoceros, swamp deer,
इंडियन वाइल्ड एस, हंगूल, ब्लैक बक। लायन के बारे में आप जानते हैं, टाइगर का भी आपको पता है। एशियाटिक चीता मीन्स के ऐसा चीता जो एशियाटिक रीजन में पाया जाए, यानी एशियन कंट्रीज में पाया जाए, उसे आप कहेंगे एशियाटिक चीता। इंडियन वाइल्ड एस, ये गधा है। इंडियन वन हॉर्न्ड राइनोसेरोस, ये एक राइनोसेरोस है जिसका एक सींग होता है। ब्लैक बक, काले हिरन को कहा जाता है। हंगूल भी एक हिरन है जो कि कश्मीर में, आज़ाद कश्मीर के एरियाज में पाया जाता है। ये सब ऐसी स्पीशीज़ हैं जो या तो एक्सटिंक्ट हैं या फिर एंडेंजर्ड हैं पाकिस्तान के अंदर। अब हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन बीइंग्स ऑन बायोडाइवर्सिटी की, कि ह्यूमन बीइंग्स ने किस तरह बायोडाइवर्सिटी के ऊपर अपना असर डाला है। बाय 10,000 years ago there were about 5 billion people on earth। 10,000 साल पहले इस अर्थ के ऊपर सिर्फ 50 लाख लोग रहते थे। With the advancement in agriculture and industry, human population began to grow rapidly। Today around 600 million people live on earth। और फिर जब एडवांसमेंट आई एग्रीकल्चर में, इंडस्ट्री में, पॉपुलेशन ऑफ ह्यूमन बीइंग काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर गई, और इतनी ज़्यादा ग्रो कर चुकी है कि इस वक्त इस अर्थ की सरफेस पे 600 मिलियन पीपल रहते हैं। 10,000 साल पहले वो लोग थे 5 मिलियन, और आज वो हैं 600 मिलियन जो इस अर्थ की सरफेस पे रहते हैं। टू इम्प्रूव द लिविंग कंडीशंस फॉर 600 मिलियन ह्यूमंस, वी आर इम्पोजिंग सीरियस थ्रेट्स टू सर्वाइवल ऑफ बायोडाइवर्सिटी। देखिए अब ह्यूमंस काफ़ी ज़्यादा हो गए हैं, 600 मिलियन एक नंबर है। अब उन्होंने अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर से बेहतर बनाना है, और उस बेहतरी के लिए वो डिफरेंट अदर स्पीशीज़ को खतरे में डाल रहे हैं, जिसकी वजह से बायोडाइवर्सिटी जो है उसका सर्वाइवल नहीं होता, बायोडाइवर्सिटी सस्टेन नहीं रहती, उसमें फ्लक्चुएशंस आती रहती हैं। और जो थ्रेट्स या जो खतरात वो बायोडाइवर्सिटी पे ह्यूमन बीइंग्स इम्पोज कर रहे हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। सबसे पहला तो है हैबिटेट लॉस। हैबिटेट का आपको पता है कि जहाँ कोई ऑर्गेनिज्म रहता है, जो किसी ऑर्गेनिज्म का घर है, उसे आप कहते हैं हैबिटेट लॉस। It is also probably the greatest threat to biodiversity on Earth today। ह्यूमन एक्शंस की वजह से जो बायोडाइवर्सिटी को थ्रेट्स हैं, उनमें सबसे बड़ा जो थ्रेट है वो है हैबिटेट लॉस। फॉर एग्जांपल, आप किसी जंगल को काटते हैं वहाँ हाउसिंग सोसाइटी बनाने के लिए, आपने जंगल तो काट दिया, अब वहाँ जो ऑर्गेनिज्म रहते थे उनका आपने हैबिटेट तबाह कर दिया। जब आप हैबिटेट तबाह करेंगे तो उनकी जो लाइफ है वो रिस्क में आ जाएगी। इसलिए सबसे बड़ा जो खतरा है बायोडाइवर्सिटी को वो है हैबिटेट लॉस। सेकंड है डिफॉरेस्टेशन। ये वही बात की कि आप फॉरेस्ट को ख़त्म कर दें और उस एरिया को कर दें डिफॉरेस्ट, और वहाँ आप कुछ भी अपना काम करना चाहें। ओवर हंटिंग, कि आप ऑर्गेनिजम्स को शिकार तो करें लेकिन ज़रूरत से ज़्यादा शिकार कर दें, और शिकार इतना ज़्यादा हो कि उस ऑर्गेनिज्म के मेंबर्स किसी जगह पे ख़त्म ही हो जाएं, उसे आप कहेंगे ओवर हंटिंग। इंट्रोडक्शन और रिमूवल ऑफ स्पीशीज़, आप किसी खास इलाके में कोई एक स्पीशीज़ नई ऐड कर दें या फिर उस इलाके से एक स्पीशीज़ को रिमूव कर दें, तो उसका भी काफ़ी ज़्यादा इफेक्ट आएगा बायोडाइवर्सिटी के ऊपर। सपोज एक इलाके में रहते हैं 5 डिफरेंट स्पीशीज़, आप 6 स्पीशी को जब इंट्रोड्यूस करेंगे तो वो 5 स्पीशीज़ के साथ अपना कंपटीशन करेगा, और कंपटीशन में किसी को फ़ायदा होगा, किसी को नुकसान हो जाएगा। पोल्यूशन एंड क्लाइमेट चेंज, पोल्यूशन से या क्लाइमेट चेंज से भी काफ़ी ज़्यादा रिस्क होता है कि स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो जाएं, क्योंकि उनके लिए सूटेबल एनवायरनमेंट नहीं रहता, और जब सूटेबल एनवायरनमेंट नहीं होगा तो उनकी लाइफ जो है वो थोड़ी खतरे में आ जाएगी। वी विल डिस्कस इंट्रोडक्शन और रिमूवल ऑफ स्पीशीज इन डिटेल ओवर हेयर। यूकलिप्टस प्लांट्स वर इम्पोर्टेड फ्रॉम ऑस्ट्रेलिया एंड इंट्रोड्यूस्ड इन पाकिस्तान। यूकलिप्टस यानी जो सफ़ेदे का दरख्त है वो पाकिस्तान में प्रेजेंट नहीं था, इसको हमने ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट किया और पाकिस्तान के अंदर इसको हमने ग्रो करना शुरू कर दिया। यानी आपने पाकिस्तान के इकोसिस्टम के अंदर एक नई स्पीशीज़ को इंट्रोड्यूस किया। These plants consume more water and have disturbed the water table। It harms other small plants that grow near eucalyptus tree। जहाँ भी सफ़ेदे के दरख्त उगाए जाएंगे उस ज़मीन के अंदर पानी का जो लेवल है वो कम हो जाएगा, और जो छोटे छोटे प्लांट्स सफ़ेदे के आसपास उगते हैं उनको भी डिस्टर्बेंस होगी, क्योंकि उन्हें भी प्रॉपर पानी नहीं मिलेगा ग्रोथ के लिए। सेकंड एग्जांपल है सी स्टार की।
सी स्टार ईट्स मसल्स। सी स्टार जो है वो मसल्स को खाता है अपनी डाइट के लिए। इफ सी स्टार्स आर रिमूव्ड फ्रॉम अ रीजन इन ओशन, मसल्स रैपिडली इंक्रीज इन नंबर। अब बताया जा रहा है कि सी स्टार खाता है मसल्स को। अगर आप किसी ओशन में से सी स्टार्स को ही रिमूव कर दें, मसल्स को खाने के लिए सी स्टार प्रेजेंट ही नहीं रहेंगे, मसल्स रैपिडली ग्रो करेंगे और उनका नंबर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा ओशन के अंदर। लार्ज नंबर ऑफ मसल्स प्रे ऑन स्मॉल एनिमल्स एंड बिकम डेंजरस फॉर देयर एग्जिस्टेंस। और अगर मसल्स का नंबर काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा तो वो छोटे ऑर्गेनिजम्स को खाते जाएंगे। जब छोटे ऑर्गेनिजम्स को वो खाते जाएंगे तो छोटे ऑर्गेनिजम्स हैं अल्टीमेटली उनकी जो एग्जिस्टेंस है, जो उनकी लाइफ है, वो खतरे में आ जाएगी। अगर सी स्टार्स प्रेजेंट होंगे और मसल्स को खाएंगे तो उनके अंदर एक रहेगी स्टेबिलिटी। और अगर आप सी स्टार्स को रिमूव कर दें, मसल्स काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज कर जाएंगे, छोटे ऑर्गेनिजम्स को खाएंगे और उनकी एग्जिस्टेंस जो है वो डेंजर में आएगी। नाउ वी विल डिस्कस डिफॉरेस्टेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि फॉरेस्टेशन क्या होती है। फॉरेस्ट से बना है फॉरेस्टेशन, कि आप कोई जंगल उगाएं, उसे आप कहेंगे फॉरेस्टेशन। चाहे वो नेचुरल हो चाहे वो आर्टिफिशियल हो, उसे आप कह देंगे फॉरेस्टेशन। डिफॉरेस्टेशन का मतलब है कि आप किसी उगाए जंगल को ख़त्म कर दें। डिफॉरेस्टेशन मीन्स कटिंग डाउन ऑफ ट्रीज फॉर द कन्वर्जन ऑफ फॉरेस्ट टू नॉन फॉरेस्ट लैंड, कि आप किसी फॉरेस्ट को नॉन फॉरेस्ट में कन्वर्ट करने के लिए सारे के सारे दरख्त काट दें, तो आप कहेंगे deforestation. The destruction of significant areas of forest has resulted in a degraded environment with reduced biodiversity. जब एक जगह से आप फॉरेस्ट को ख़त्म कर देंगे तो उस फॉरेस्ट में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स थे, एनिमल्स, प्लांट्स, उनके लिए भी खतरा होगा, क्योंकि उनको हैबिटेट नहीं मिलेगा, उन्हें प्रॉपर फूड नहीं मिलेगी, तो उनकी जो लाइफ है वो भी थ्रेट के अंदर आएगी और अल्टीमेटली वो मर जाएंगे। और इस तरह से बायोडाइवर्सिटी में काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन आएगी, लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी हो जाएगा। कॉजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन। अब हम बात करते हैं कि डिफॉरेस्टेशन हम क्यों करते हैं और उसके इफेक्ट्स क्या आते हैं। डिफॉरेस्टेशन कैन बी रिजल्ट ऑफ डेलिब्रेट रिमूवल ऑफ फॉरेस्ट फॉर वुड, एग्रीकल्चर और अर्बन डेवलपमेंट। डिफॉरेस्टेशन आप करते हैं वुड के लिए, कि आप लकड़ी से कुछ बनाना चाह रहे हैं, फर्नीचर या व्हाट्सएवर जो भी आप बनाना चाह रहे हैं। एग्रीकल्चर के लिए आपको चाहिए लैंड, तो आपने उस लैंड को क्लियर किया और वहाँ पे कुछ फसलें उगाई। या फिर आपने करनी है अर्बन डेवलपमेंट, यानी कोई सोसाइटी बनानी है, तो उसके लिए आपको चाहिए जगह, तो आप फिर फॉरेस्ट को डिफॉरेस्ट कर देंगे। इफेक्ट्स में अब हम बात करेंगे। डिफॉरेस्टेशन अफेक्ट्स द अमाउंट ऑफ वाटर इन सोइल एंड मॉइस्चर इन एटमॉस्फेयर। आपको पता है कि अगर एक एनवायरनमेंट के अंदर प्लांट्स प्रेजेंट होंगे, प्लांट्स ट्रांसपायरेशन करते हैं और ट्रांसपायरेशन के रिजल्ट्स में क्लाउड्स बनते हैं और क्लाउड्स से ही फिर रेन होती है और एक एनवायरनमेंट का टेम्परेचर भी मेंटेन रहता है। जब किसी के इलाके में फॉरेस्ट होंगे ही नहीं, दरख्त होंगे ही नहीं, वहाँ जो है सॉइल से भी पानी एब्जॉर्ब नहीं होगा, ट्रांसपायरेशन नहीं होगी। जब ट्रांसपायरेशन नहीं होगी तो उस एनवायरनमेंट के अंदर मॉइस्चर भी नहीं आएगा, और जब मॉइस्चर नहीं आएगा तो उस एनवायरनमेंट में कुछ ड्राई सिचुएशंस का सामना होगा। When there are no trees to keep in soil, there are more chances of soil erosion. अगर soil के अंदर trees ही नहीं होंगे तो soil erosion के बहुत ज़्यादा चांसेस होंगे, यानी soil जो है वो ख़राब हो जाएगी। अब हम बात करते हैं कि डिफॉरेस्टेशन से होने वाले इफ़ेक्ट्स कौन कौन से हैं और किस तरह से इफ़ेक्ट करते हैं एनवायरनमेंट को। हैवी रेनफॉल वॉशेस soil into rivers. Essential nutrients are washed out of soil. अगर किसी जगह पे प्लांट्स नहीं होंगे और जब कभी वहाँ बारिश आएगी तो बारिश उस सॉइल को अपने साथ बहा कर ले जाएगी रिवर के अंदर, क्योंकि वहाँ पे रेजिस्टेंस ही नहीं है सॉइल के लिए। जब बारिश आएगी सॉइल के अंदर यानी मिट्टी के अंदर वो मिक्सअप होगी और वो अल्टीमेटली फ्लो कर जाएगी रिवर्स के अंदर, और उस सॉइल में जो मिनरल्स या जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट थे वो भी ज़ाहिर है चले जाएंगे उसी रिवर के अंदर फ्लो करके। Rivers become choked up with mud and silt which causes floods. अब जब उस सॉइल के अंदर मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स जो अदर चीज़ें उसके अंदर प्रेजेंट थी वो रेन वाटर के साथ अब आ गई हैं रिवर्स के अंदर। अब जब रिवर के अंदर आएंगी तो वो अल्टीमेटली शटल अप हो जाएंगी रिवर्स की बेस पे, और जो फ्लड कॉज करने में अपना एक इम्पोर्टेंट रोल प्ले करेंगे। डिफॉरेस्टेशन ऑल्सो कंट्रीब्यूट्स टू डिक्रीज ट्रांसपायरेशन विच लेसन्स क्लाउड फॉर्मेशन। जब भी हमने बात की कि ट्रांसपायरेशन होती है ट्रीज़ की वजह से, अगर ट्रीज़ नहीं होंगे ट्रांसपायरेशन नहीं होगी, क्लाउड्स नहीं बनेंगे और जिसकी वजह से रेन्स काफ़ी ज़्यादा कम हो जाएंगी।
यहाँ कुछ ऐसे फैक्टर्स डिस्कस किए गए हैं जिनकी वजह से स्पीशीज़ एक्सटिंक्ट हो सकती हैं। उनके डिफरेंट परसेंटेजेस हैं, मुझे परसेंटेजेस आपको MCQs में हेल्प करेंगी। स्पीशीज़ इंट्रोडक्शन जो है वो 39% एक्सटिंक्शन में अपना रोल प्ले करती है। हैबिटेट डिस्ट्रक्शन एक्सटिंक्शन के लिए 36% अपना रोल प्ले करती है। हंटिंग 23% किसी भी स्पीशीज को एक्सटिंक्ट करने में अपना रोल प्ले कर सकती है और 2% अदर है। अब हम बात करते हैं कि फॉरेस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है, यानी फॉरेस्ट क्यों होना चाहिए। इंपॉर्टेंस ऑफ फॉरेस्ट। फॉरेस्ट सपोर्ट कंसिडरेबल बायोडाइवर्सिटी। फॉरेस्ट के अंदर काफ़ी सारी बायोडाइवर्सिटी होती है इन फॉर्म ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। यानी फॉरेस्ट के अंदर अच्छी खासी अमाउंट में बायोडाइवर्सिटी प्रेजेंट होती है। अगर फॉरेस्ट ना हो तो बायोडाइवर्सिटी भी अल्टीमेटली खत्म हो जाएगी। The utilization of forest product including timber and fuel would have played a key role in human societies. जो फॉरेस्ट में प्रोडक्ट्स प्रेजेंट होती हैं उनको आप यूज़ करते हैं और ह्यूमन के लिए वो काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद होती है, जिसमें टिम्बर यानी लकड़ी होती है और फ्यूल वुड जिसे आप यूज़ करते हैं जलाने के लिए। फॉरेस्ट एक्सट्रैक्ट कार्बन डाइऑक्साइड और पोल्यूटेंट्स फ्रॉम एयर थर्स कंट्रीब्यूटिंग टू बायोस्फीयर स्टेबिलिटी। आप जानते हैं कि प्लांट्स को चाहिए कार्बन डाइऑक्साइड फूड बनाने के लिए, तो प्लांट्स अगर होंगे फॉरेस्ट के अंदर तो फॉरेस्ट कार्बन डाइऑक्साइड को अब्जॉर्ब करेगा और कुछ पोल्यूटेंट्स को भी अब्जॉर्ब कर लेगा एयर से, और आपकी एयर जो है वो क्लियर हो जाएगी और जो बायोडाइवर्सिटी है उसको स्टेबिलिटी मिलेगी, एक एनवायरनमेंट सूटेबल मिलेगा और वो उस एनवायरनमेंट में इजीली ग्रो कर सकते हैं और इस तरह से जो आपका बायोस्फीयर है वो स्टेबलाइज्ड कंडीशन में आ जाएगा। अब हम बात करते हैं ओवर हंटिंग की। हंटिंग से मुराद है किसी ऑर्गेनिज्म को शिकार करना। ओवर हंटिंग मीन्स कि आप शिकार करें लेकिन इतना ज़्यादा हो कि वो स्पीशीज एंडेंजर्ड हो जाए। ओवर हंटिंग हैज़ बीन अ सिग्निफिकेंट कॉज ऑफ एक्सटिंक्शन ऑफ हंड्रेड्स ऑफ स्पीशीज। वही बात कर रहे हैं कि ओवर हंटिंग जो है वो हंड्रेड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स की जो एक्सटिंक्शन है उसका मेजर कॉज है। जब आप एक स्पीशीज के ऑर्गेनिजम्स को शिकार कर लेंगे वो कम रह जाएंगे तो वो एक्सटिंक्शन की तरफ ही जाएंगे। एंड द एंडेंजरमेंट ऑफ मैनी मोर species such as whales, ibex, उड़ियाल, मारखोर etc. ओवरहंटिंग हंड्रेड्स ऑफ ऑर्गेनिजम्स की एक्सटिंक्शन के लिए एक मेजर कॉज रहा है। हमने काफ़ी सारे ऑर्गेनिजम्स को एंडेंजर कर, जिसके अंदर वेल्स है, आइबेक्स कहते हैं एक वाइल्ड गोट को, उड़ियाल भी एक गोट की ही टाइप है और मारखोर आपको पता है कि नेशनल एनिमल्स हैं। इन ऑर्गेनिजम्स को हमने एंडेंजर कर दिया हुआ है थ्रू ओवरहंटिंग। यानी ज़रूरत से ज़्यादा हंटिंग जब आप ऑर्गेनिजम्स की करेंगे तो उनका नंबर कम रह जाएगा। जब नंबर कम होगा वो सस्टेन नहीं कर सकेंगे तो वो एक्सटिंक्शन की तरफ फिर मूव करेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे इस लेसन के रेलेवेंट असाइनमेंट्स, जिसके अंदर MCQs आएंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे और उनको आपने अपने एंड पे एज अ होमवर्क करना है। अब हम MCQs की बात करते हैं। अ स्पीशीज दैट नो लॉन्गर लिव्स इन एन इकोसिस्टम इज कॉल्ड endangered, vulnerable, extinct, none of these. Today around dash million people live on earth. 500, 400, 600, 800. Eucalyptus plants were introduced in Pakistan from Austria, China, Afghanistan, Australia. इन MCQs के आंसर आप खुद फाइंड करेंगे अपने लेसन को पढ़ने के बाद। डैश इज प्रोबेबली द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू बायोडाइवर्सिटी ऑन अर्थ टुडे। स्पीशीज एक्सटिंक्शन, हैबिटेट लॉस, इंट्रोडक्शन ऑफ स्पीशीज, ओवर हंटिंग। नेशनल एनिमल ऑफ पाकिस्तान इज स्नो लेपर्ड, मारहोर, पैट्रिज, पीकॉक। अब हम शॉर्ट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। डिफाइन एंडेंजर्ड एंड एक्सटिंक्ट स्पीशीज। इनको हमने डिफाइन किया, इनकी डेफिनेशन इस लेसन से आपको मिल जाएंगी, उनको आपने ऐसा लर्न कर लेना है। डिफाइन डिफॉरेस्टेशन, इसकी बात भी हमने की कि आप फॉरेस्ट को नॉन फॉरेस्ट लैंड में कन्वर्ट करते हैं तो उसे आप कहते हैं डिफॉरेस्टेशन। राइट डाउन द इफेक्ट्स ऑफ डिफॉरेस्टेशन, कि अगर आप डिफॉरेस्ट करेंगे किसी लैंड को तो वहाँ ट्रांसपायरेशन नहीं होगी, क्लाउड्स नहीं बनेंगे, रेनिंग नहीं होगी। एंड लिस्ट मेजर थ्रेट्स टू बायोडाइवर्सिटी, इसमें वही चीज़ आ जाएंगी, हैबिटेट लॉस्ट, इंट्रोडक्शन ऑफ स्पीशीज, रिमूवल ऑफ स्पीशीज एट्सेट्रा। आई होप यू हैव लर्न अ लॉट फ्रॉम दिस लेक्चर।
Thank you.